गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों 10 मार्च 2025 की जो मॉर्निंग है वो वाकई बहुत ही गुड है, क्योंकि इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। दोस्तों जब भी इस तरह से कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है ना, वो हम सब भारतीयों को एक तरह से इकट्ठा कर देता है, एक तरह से जोड़ देता है। कल मैं फ्लाइट में था जब ऐसा हुआ, एंड जब पायलट ने अनाउंस किया इस बात को कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बन गया है, तो पूरी फ्लाइट के अंदर जितने भी लोग थे सबने तालियां बजाई और सबके चेहरे पे बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। हमारे प्लेयर्स ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये जीत हासिल करी है। और ये जीत हमें ये सबक देती है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पे होता है ना, तो फिर जीतना डेफिनेट है, वो जीत हमारी निश्चित होती ही है। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड इंडिया के इस पर्टिकुलर जो बहुत बड़ी यहाँ पे हमने जीत प्राप्त करी है। दोस्तों डेट है आज की 10 मार्च 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मिल जाएगी। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। दोस्तों आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, एंड उसके अंदर आप लोगों ने आर्टिकल 14 भी पढ़ा होगा। आर्टिकल 14 यहाँ पे मेंशन करता है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब मैं बात करता हूँ इक्वलिटी बिफोर लॉ की, ये दरअसल में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, राइट, एंड साथ ही साथ कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, और हर कोई जो भी भारत का जो कानून है उसको सब्जेक्टेड उसके अंतर्गत है। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये बात करता है कि जो इक्वल लोग हैं उनको इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाए, राइट, कि सेम लीगल प्रोविजंस के अंदर सेम सिमिलर केसेस को अलाइक ट्रीट किया जाए, ये यहाँ पे बात होती है। पर यही बात होती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। तो हमें यही इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो एक्चुअली ना एक केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। केस का नाम है अनवर अली सरकार केस 1952। ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क केस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। देखो यार एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे संविधान की कोशिश क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, और जस्टिस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, बिल्कुल हमने यहाँ पे नोटिस किया है। अब जस्टिस कैसे मिलेगा? सर जो सिमिलर लोग हैं उनको हम सिमिलरली ट्रीट करें, बट देयर माइट बी सम सिचुएशंस जहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को कुछ वैलिड एंड जस्टिफाइबल क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर कुछ उनको स्पेशल प्रोविजंस देनी पड़ती हैं। इसी का नाम है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। पर ये जो क्लासिफिकेशन है अपने आप में रीजनेबल होना चाहिए, और ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेरी किसी को भी स्पेशल कुछ बेनिफिट्स देने लग गए तो वो तो संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो आप इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से समझ पाओगे कि स्टार्टिंग में क्या होता था। हमने आर्टिकल 14 को बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया था, पर समय के साथ साथ इसका जो स्कोप है वो बढ़ता गया, एंड अब हम नोटिस कर पाएंगे कि इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरियस भी यहाँ पे कवर हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्लासिफिकेशन एंड फेयरनेस ऑफ द लॉ दोनों चीजें असेस करता है। मतलब कि लॉज आपके आर्बिट्ररी या अनजस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दो टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। पहला तो है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर क्लियर डिफरेंसेस एंड रैशनल डिफरेंसेस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महिलाएं, बच्चे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए हम यहाँ पर स्पेशल लॉज बना सकते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। एंड इसके साथ ही साथ जो दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा टेस्ट जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो है रैशनल नेक्सस विद द लॉ ऑब्जेक्टिव। कानून का क्या पर्पस, क्या था उसका ऑब्जेक्टिव, क्या था, उसके साथ कनेक्शन जरूर होना चाहिए कि हमने कैसे ये यहाँ पे आपका जो स्पेशल जो आपको लॉ बनाया है या जो स्पेशल चीजें करी हैं, वो उसके पीछे का जो कानून का ऑब्जेक्टिव है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि ना एक तो हो गया हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो कि आपका परमिसिबल है। बट क्या परमिसिबल नहीं है? क्लास लेजिस्लेशन परमिसिबल नहीं है। कुछ आर्बिट्ररी आप किसी को भी प्रिविलेज ग्रांट कर दोगे एक स्पेसिफिक ग्रुप को, वो परमिटेड नहीं है। एंड ये क्या है?
अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी को भी कोई आर्बिट्ररी बेनिफिट ना मिले, एंड जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट यहाँ पे मिल पाए, ताकि प्रॉपर जस्टिस जो है वो सर्व किया जा पाए। तो इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस यही है कि अलग अलग जो रेगुलेशंस या लॉज आते हैं उनको हम अलग अलग सोसाइटल कंडीशंस के हिसाब से उनको चेंजेस उनमें कर सकते हैं, टेलर मेड अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात नहीं करते वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वो चीज इंडिया में वर्क नहीं करती। राइट, हमें यहाँ पे टेलर मेड अप्रोच हर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कुछ अलग प्रावधान बनाने हो सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जस्टिस सबको यहाँ पे जाए। उसके साथ ही साथ लॉ मेकर्स और जस्ट जुडिशरी के लिए ये एक गाइड की तरह काम करता है, ताकि हम चेक कर पाएं कि कोई जो लॉ बनाया गया है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इज इट इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नॉट। राइट, और इससे डेफिनेटली लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या मुद्दा है, शिफ्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी टू इमोक्रेसी। देखो शायद ये प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, बट मेंस के अंदर आप इस पॉइंटर का डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने इसकी बात करी है, तो ये टॉपिक अपने आप में पॉइंट बन जाता है। देखो जब मैं बात करता हूँ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी तो सब लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है। सर डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल है ना, और डेमोक्रेसी में ना अकाउंटेबिलिटी होती है, बिल्कुल, है ना। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हम उनकी रखते हैं, हम अगर नहीं पसंद तो हम वोट उनके अगेंस्ट कर देंगे, राइट, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने पॉलिसी डिसीजन के लिए हमारे पास मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड जो भी चीज़ करी जाती है बहुत ही रैशनली, बहुत ही एविडेंस के साथ यहाँ पे करी जाती है, ऐसे फालतू में कोई ऐसे डिसीजन मन मर्जी के हिसाब से यहाँ पे नहीं लिए जाते। डिबेट एंड डिस्कशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेमोक्रेसी के अंदर। पर डॉक्टर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, इनका यहाँ पर ऐसा मानना है कि कुछ केसेस के अंदर हमें कुछ कुछ जगहों के ऊपर कुछ एमोक्रेसी के एग्जांपल्स देखने को मिल गए हैं। मैं आपको ना दुनिया में एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार ना बात होती है एमोक्रेसी की, एमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम ना डिसीजन रैशनैलिटी अकाउंटेबिलिटी के बेसिस के ऊपर ना लेते हुए हम डिसीजन किसके ऊपर लेते हैं, ईएमओ के ऊपर। ईएमओ क्या है, इमोशंस के बेसिस के ऊपर। और ये चीज अपने आप में बहुत ही गलत हो जाएगी। क्यों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो डोनाल्ड ट्रंप आजकल आ रखे हैं, एंड डोनाल्ड ट्रंप हर चीज के ऊपर इसके ऊपर टैरिफ लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिसीजन है, जो पब्लिक इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं टैकल कर, मतलब उसके साथ मतलब उसके हिसाब से वर्क करते हैं। राइट, ये सब चीजें काफी हद तक पॉपुलिस्ट होती हैं, बट इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब जो फैसले हैं ना, कि फटाफट कोई फैसला ले लिया, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को भी लगेगा अच्छा है, पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। देखो कई बार ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना लोन वेवर्स करे जाते हैं। अब लोन वेवर के पीछे अगर एक रैशनल डिसीजन है, रैशनल कारण है, तो सही बात है। पर अगर जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स करा जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वहां पे एमोक्रेसी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, कि जब हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते, वो यहाँ पे उस केस में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आजकल बहुत सारी स्टेट्स में हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे स्टेट का बजट ही पूरा हिल जाता है, कि किसी को हम पैसे दे देंगे। देखो यार, एम्पावरमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग, एम्पावरमेंट करना अच्छी बात है ना। बट अगर आप प्योरली पॉलिटिक्स के पर्पस के लिए कुछ एक ऐसी पॉलिसी डालते हो या फ्रीबीज देने लग जाते हो, उससे लॉन्ग टर्म में नुकसान स्टेट का ही होता है। तो एमोक्रेसी यही होता है, जहां पर आप इमोशंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पॉलिसीज, डिबेट्स एंड पब्लिक ओपिनियन, ना कि आपका डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी होती है। डेमोक्रेसी में रैशनैलिटी होती है, बट डेमोक्रेसी के अंदर आपको इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड उन्हीं चीजों की वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट भी मिलती है। जैसे ब्रेग्जिट हो गया, ब्रेग्जिट को भी काफी सारी पब्लिक सपोर्ट मिली, है ना। आजकल समय के ऊपर यूरोपियन देशों के अंदर बहुत ज्यादा अल्ट्रा नेशनलिज्म भी कुछ देशों के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। और एमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के अंदर डर, एंगर, होप तरह के अलग अलग इमोशंस यहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा पाए। इसके अलावा आजकल के समय के ऊपर ना एक जो पॉइंट होता है कि ये जो एमोक्रेसी है ना, ये इको चैम्बर्स क्रिएट कर रही है। अब आप पूछेंगे सर ये इको चैम्बर्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा कोई सर्टेन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, ठीक है, हो सकता है मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पसंद करता हूँ,
अब जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा, फेसबुक खोलूँगा, यूट्यूब खोलूँगा, राइट? मैं कभी न कभी उनके पोस्ट लाइक करूँगा। अब ये सब चीज़ें ना मुझे वही सब चीज़ें बार-बार, बार-बार दिखाते रहेंगे। मतलब जो मेरा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था, उसी को एनफोर्स करते हुए मुझे व्यू पॉइंट दिखाते रहेंगे और मेरा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और अगर मेरे सामने कोई डाइवर्स व्यू पॉइंट वाला पर्सन आएगा, जिसका व्यू पॉइंट मेरे से मैच नहीं करता, मैं उसको देख ही नहीं पाऊँगा, मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको कहीं न कहीं हेट करने लग जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि आजकल सोशल एक्सचेंज एक तरह का खत्म हो गया है। मतलब आप सोशल मीडिया पे तो हो, पर सोशल इंटरैक्शन आपकी खत्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें भी डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलती हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्या है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस बार के बजट के अंदर हमारा एमएसएमई की क्लासिफिकेशन चेंज करी गई, उसको नया रूप दिया गया। जैसे अगर हम बात करें ना माइक्रो एंटरप्राइजेस की, तो जो रिवाइज्ड चीज़ें जो आपको है पता होनी चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 2.5 करोड़ होता है एंड उनका जो टर्नओवर है वो अब 10 करोड़ की उसकी लिमिट कर दी गई है। राइट, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर ये नंबर आपको 25 करोड़ एंड 100 करोड़ देखने को मिल जाएगा और मीडियम के अंदर आपका 125 करोड़ और 500 करोड़ देखने को मिल जाएगा। ये पुराने थे, ये जो करंट लिखा हुआ है ये पुराने थे, ठीक है? ये अब खत्म हो चुके हैं एंड उनकी जगह के ऊपर जो रिवाइज्ड वाले हैं ना, वो अब आ चुके हैं एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए, राइट? अब बजट स्पीच के अंदर ना निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बोला था कि बहुत ही जल्दी वो एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल यहाँ पे लाएँगे। अब उसको लॉन्च कर दिया गया है फाइनली। अब क्या है ये सर नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल? देखो एक्चुअली ना एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनको रेट करना मतलब ये चेक करना कि क्या वो पर्टिकुलर लोन वापस रीपे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उनको असेस करना अभी तक काफ़ी मुश्किल रहता था। एंड जो ज़्यादातर हमारे बैंक्स थे ना, वो डिपेंडेंट थे एक्सटर्नल असेसमेंट के ऊपर। वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे ये रोल दे देते थे कि आप बताइए कि एमएसएमई की हालत कैसी है? क्या ये पर्टिकुलर एमएसएमई मेरा लोन रीपे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? इस तरह से एक्सटर्नल वैल्यूएशन के ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ता था। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद यहाँ पर इंटरनली इनको इवैल्यूएट कर पाएँगे इन हाउस क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब इनको यहाँ पे खुद यहाँ पे इवैल्यूएट कर पाएँगे, इनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ हो पाएँगी। सर कैसे हम एमएसएमई को देखेंगे, एमएसएमई अच्छा है या बुरा है या कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है? देखो यहाँ पर ना हम डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पैन ऑथेंटिकेशन, जीएसटी डेटा से ना काफ़ी आइडिया लग जाता है कि कंपनी के ट्रांज़ैक्शंस कितने हो रहे हैं, कितना जीएसटी पेमेंट हो रहा है ना? क्या उसके सेल्स वगैरह हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस हो जाएगा, इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न्स जो फ़िल हो रही हैं, फ्रॉड कितने किए हैं, फ्रॉड को चेक करना आसान हो जाएगा एंड क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स, ये सब क्या है? ये है डेटा, ठीक है? और डेटा जब होगा, तो डेटा के बेसिस के ऊपर हम क्या कर पाएँगे सर? सर डेटा ड्रिवन डिसीज़न मेकिंग कर पाएँगे, जो कि हमारी गवर्नेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। या फिर आप इसको एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे यहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कि अब वो खुद एमएसएमईज़ को क्रेडिट पेइंग कैपेबिलिटीज़ उनकी खुद अंडरस्टैंड कर पाएँगे, जो भी इनसे यहाँ पे डेटा मिलेगा। और इससे फ़ायदा इनफैक्ट एमएसएमईज़ को भी होगा। क्यों? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे अब कहीं न कहीं पेपर वर्क कम हो जाएगा, आराम से उनको भी लोन मिल पाएगा, है ना? एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव होगी, है ना? कुछ लॉजिक के ऊपर होगी, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम किसी के ऊपर कर रहे हैं और टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि मान लीजिए एक एमएसएमई ने स्टार्ट किया लोन के लिए अप्लाई करना एंड कब तक उसको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ योर टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और जल्दी से लोन अप्रूव हो पाएँगे और साथ ही साथ जो हमारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ है, उसके अंतर्गत जो लोन कवर होंगे, उनके लिए तो कोई कोलैटरल देने की भी ज़रूरत नहीं है, नो फिजिकल कैरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड, है ना? तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसके फ़ायदे हमें देखने को मिल जाएँगे। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ एंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं नाइपर रिवर के बारे में। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना यूरोप की, तो आप लोग जानते होंगे कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। उसके बाद आपको उसके बाद आपको डेन्यूब सॉरी, यूराल यूराल थर्ड थर्ड है आई थिंक, है ना? थर्ड है आपकी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी यूराल एंड उसके बाद जो चौथी सबसे बड़ी नदी है, वो है आपकी नाइपर रिवर, ठीक है? अब ये नाइपर रिवर ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। ये देखो, ये है आपकी यहाँ पे नाइपर रिवर, राइट? क्यों सर? अरे यार ये ओ पीछे देखो ना, ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में हमें बहुत ही इसका बड़ा रोल कह सकते हो या बड़ा इम्पोर्टेंस इसका रहा क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग सिटीज़ जैसे आपका यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जैसे कीव, नाइप्रो, ठीक है? ज़पोरिज़िया, खेरसोन
ये सब अलग-अलग, इवन इसके अलावा आपका मोगिलेव, स्मोलेंस्क, ये सब अलग-अलग इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इसके रूट में लाई करती हैं, और ये चौथी सबसे लंबी नदी यूरोप के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि रशिया, बेलारूस और यूक्रेन से फ्लो करती है एंड ब्लैक सी में जाके एम्प्टी होती है। आप लोगों को ना पिछले साल डिस्कशन के अंदर मैंने एक आपको डैम के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। उस डैम का नाम था नोवा कखोवा डैम। आया याद आप लोगों को? ठीक है, इसको कखोवा डैम भी यहाँ पे बोलते हैं। आप लोगों को इस अगर याद नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, बहुत न्यूज़ बनी थी उस टाइम के ऊपर। रशिया ने बोला था कि यूक्रेन ने इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया डैम ने, और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ब्लेम किया था। एंड ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था जो यहाँ पे हमें लोकेटेड था। एंड जब दोनों ने ब्लेम किया तो उससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, एंड उससे पूरे एरिया के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमें फ्लडिंग भी देखने को मिलती है। एंड इनफैक्ट ये जो डैम है ना, ये डैम भी आपका नाइपर रिवर के ऊपर ही है। अब आजकल जैसे जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, ठीक है, कोशिश तो हो रही है, हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीस डील की बात हो रही थी, बट अभी भी हम नोटिस कर पाएंगे कि अभी भी युद्ध चल ही रहा है। एंड उसमें नाइपर रिवर के ऊपर युद्ध बहुत ही हैवी लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, अगर थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके चलूँ ना आपको, तो ये जो आपका रिवर है नाइपर रिवर, ये जो आपका स्लेविक ट्रेड था उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो आपका स्लेव ट्रेड होता है ना, स्लाविक स्लेव ट्रेड, जिसको कई लोग आपका सकिलाबा ट्रेड भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता था, आपके जो लोग होते थे उनको हम ईस्टर्न यूरोप से इस्लाम के अलग अलग जो एरियाज हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के एरियाज हैं, यूरोप के कुछ एरियाज हैं, वहां पर उनका ट्रेड होता था, है ना। तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर रिवर का। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किस तरह से ऑन गोइंग बैटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो डैम का डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर हैं। एंड गुड्स एंड लोगों के ट्रैवल के लिए भी, उनकी मूवमेंट के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा इस रिवर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, एंड एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू बेंगस वैली। सबसे पहली चीज है कहाँ पे? देखो, बेंगस वैली आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको जो श्रीनगर है ना उसके बिल्कुल पास में देखने को मिल जाएगी, इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ना ये बहुत ही सुंदर आपको लोकेशन देखने को मिलती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख भी पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया जगह है। तो दरअसल में ना, अगर हम इस लोकेशन की बात करें, तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के काफी नजदीक में आपको ये जगह देखने को मिल जाती है। एंड पिछले टाइम्स के अंदर होता पता क्या था, कि बहुत सारे मिलिटेंट्स इसके थ्रू आने की कोशिश करते थे, पर अब हमने उस रूट को काफी हद तक रोक दिया है। एंड अब टूरिस्ट के लिए ये जो बेंगस वैली वाला रीजन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। एंड आगे ये और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता रहेगा। राइट, कुछ चीज़ें और इसके बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो ये हंदवाड़ा टाउन के बिल्कुल वेस्ट में है। एंड ये पीर पंजाल रेंज का आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने पिक्चर्स में दिखाया भी, यहाँ पर लैंडस्केप बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर स्ट्रीम है और माउंटेन्स में आपको स्नो देखने को मिल जाती है। इसमें दो बाउल शेप्ड वैल्यूज हैं। बाउल शेप्ड वैलीज मतलब जो इस तरह से बाउल की तरह जो वैलीज होती हैं, उसकी यहाँ पे बात हुई है। और इन दोनों का नाम है, पहले का नाम है बोध बेंगस, ठीक है, और दूसरे का है लोकुट बेंगस, ठीक है। स्मॉल बेंगस एंड बिग बेंगस के नाम से भी इनको यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एलओसी टूरिस्ट स्पॉट, उसमें आपका गुरेज, माचिल, किरान आपको देखने को मिल जाएगा। जो स्मॉल वेंगस है, ठीक है, और छोटी वैली आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से कुछ रिवर्स भी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोशन कुल, तिलवान कुल एंड दौडा कुल, राइट। एंड साथ ही साथ ये जो स्ट्रीम्स है आगे जाके कामिल रिवर का हिस्सा बनती हैं, जो बाद में जाके लोलाब स्ट्रीम का हिस्सा बनती है। एंड अकॉर्डिंगली पोहरू रिवर यहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। सरकार बहुत हैवी लेवल पे प्रमोट कर रही है बेंगस वैली को, ताकि ये और भी अच्छी एक आपकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे बन पाए। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है आपका एआई कोश के रिगार्डिंग। कोश आप जानते हो, कोश इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन, है ना। तो एआई कोश पता क्या है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसको समझने के लिए आपको ना दो वर्ड्स का मीनिंग समझना चाहिए। एक वर्ड है आपका पर्सनल डेटा, एक वर्ड होता है आपका नॉन पर्सनल डेटा। अब सर इन दोनों शब्दों का क्या आंसर? देखो, पर्सनल डेटा ना किसी एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम बोलते हैं, या फिर उससे एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। नॉन पर्सनल डेटा के अंदर ये सब नहीं होता, किसी पर्सन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है। समझते हैं? पर्सनल के अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से किसी एक पर्सन का नाम, उसका ईमेल, उसका आधार नंबर, या उसका जो भी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हैं,
ये सब क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है इसके माध्यम से, है ना? तो इनको सब चीज़ों को बोलते हैं पर्सनल डेटा। तो सर नॉन पर्सनल डेटा क्या हुआ? देखो इसके अलावा कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं स्टॉक मार्केट का डेटा निकालता हूँ, ठीक है? स्टॉक मार्केट का डेटा ठीक है, उसमें क्या हो गया? उसमें किसी इंसान के साथ हम थोड़ी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, या फिर हमने वेदर डेटा देखा कि आज मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर यहाँ यहाँ इतना इतना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और भी इस तरह के, जैसे आपका सेंसस का डेटा हो गया, हमने बोल दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, लिटरेसी इतनी है, ठीक है, दैट्स इट। तो वो नॉन पर्सनल डेटा होता है, राइट? अब आप लोग जानते होंगे सर, जैसे कि हम चैट जीपीटी का काफी सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे आप में से। अब चैट जीपीटी बनाना के लिए क्या क्या चाहिए? देखो बहुत कुछ चीजें चाहिए डेफिनेटली, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है आपके पास अच्छा अच्छा डेटा सेट होना चाहिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट डेटा उसमें अंदर फीड करेंगे उसके हिसाब से उतना इफेक्टिव और यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो डेटा सेट्स के लिए आपके पास मतलब डेटा होना चाहिए, तभी तो वो बनेगा। तो यहाँ पर ना सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एआई कोश। इसके अंदर डेटा सेट्स हैं बहुत सारे, 316 आपको डेटा सेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि हमारी तरफ से मान लीजिए कोई भी हमारा स्टार्टअप है, कोई रिसर्चर है, एंड ही और शी वांट्स डेटाबेस, तो डेटा सेट्स उनको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। वो यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टूल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द फोकस ऑफ एआई कोश, ताकि हम क्रिएट कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। तो मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस होगा यहाँ पे, इस तरह के डेटा सेट्स का इस्तेमाल करके। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा, सैटेलाइट इमेजरी डेटा, मीटरोलॉजिकल डेटा, पोल्यूशन डेटा, ये सब क्या है? ये सब सर नॉन पर्सनल डेटा है, राइट? एंड इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे ये जो एआई कोश है वो इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है, उसी का आपको पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे जो हमारा एक पिलर है, कंप्यूट कैपेसिटी पिलर, राइट? उसके माध्यम से जो स्टार्टअप्स हैं, एकेडमी, हमारे जो रिसर्चर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर जीपीयूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, एआई मॉडल्स को रन करने के लिए, उनका एक पूल्ड एक्सेस मतलब एक तरह से शेयर्ड एक्सेस उनको यहाँ पे इसका मिल जाएगा। तो 14,000 जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को ऑलरेडी हमने कमीशन कर दिया है फॉर शेयर्ड एक्सेस। पहले 10,000 था, अब यहाँ पे नंबर ही बढ़ गया है, एंड अकॉर्डिंगली हम नंबर को और बढ़ाते रहेंगे ताकि भारत में भी एआई और बेहतर हो पाए। हमने और भी कुछ काम किया है डेटा सेट्स के रिगार्डिंग, हाँ जी बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशनल एआई मॉडल, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट ने ये अपडेट प्रोवाइड किया है ताकि एक होम ग्रोन फाउंडेशनल एआई मॉडल हम यहाँ पे बनाएं। एंड इसके अलावा हमारा जो ओपन गवर्नेंस डेटा प्लेटफॉर्म है, data.gov.in, यहाँ पर भी अलग अलग 12,000 आपको डेटा सेट सरकार के द्वारा अलग अलग एजेंसी द्वारा प्रोवाइडेड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ना एक कमेटी बनी थी, के गोपाला कृष्णन कमेटी, राइट? ये इन्फोसिस के को फाउंडर थे, तो इनके द्वारा 2018 में नॉन पर्सनल डेटा कमेटी यहाँ पे एक बनाई गई थी इनके अंतर्गत। यहाँ पे इन्होंने भी यही बोला था कि सरकार को चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से जो आपका स्टार्टअप्स हो गया है ना, इनको यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करें, कौन सा नॉन पर्सनल डेटा, ताकि उनकी यहाँ पे मदद करी जा पाए इस तरह की डेटा सेट्स और मतलब इस तरह की चीज़ें और एआई की रिगार्डिंग क्रिएट करने के लिए। तो आई होप ये जो पूरा मुद्दा था एआई कोश का, ये पूरा मुद्दा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, आप इनको पढ़ सकते हो एंड बता सकते हो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एंड कौन सा फॉल्स है। सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उनके स्टेटमेंट्स की बात करें तो एक तो था हमारा LHDCP, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोस्तों ये सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो क्या ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? द आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा स्टेटमेंट जो गोल्डन डोम के रिगार्डिंग है, तो दरअसल में ये इसराइल का नहीं है, इसराइल का तो हमने नोटिस किया था, वो तो क्या था, वो तो आयरन डोम था। गोल्डन डोम किसके कॉन्टेक्स्ट में था? वो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।